जय हिंद कैडेट्स। हमारा आज का टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन पार्ट 1। इस नोट में हम जानेंगे स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष कारकों के विषय में और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के विषय में हम जानेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित कौन से प्रमुख रोग हैं जो एनसीसी के बीएसई सर्टिफिकेट में प्रमुख रूप से विगत वर्षों में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें शरीर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सही होता है। कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ मनुष्य सिर्फ उसे नहीं कहा जा सकता जो सिर्फ देखने में मोटा ताजा या हष्ट-पुष्ट हो। स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जो शरीर से, मन से और समाज में पूर्णतः सही हो, अर्थात वह अपने प्रत्येक पक्ष से मजबूत हो। स्वास्थ्य को बनाए रखने वाली मूल कारक क्या हैं? स्वास्थ्य के मूल कारक निम्नलिखित हैं। पहला संतुलित आहार, दूसरा व्यक्तिगत साफ सफाई, तीसरा नियमित व्यायाम, चौथा रोगों के प्रति विशेष जागरूकता और पांचवा टीकाकरण का ज्ञान होना। कैडेट्स, ये पांचों जो प्रकार हैं, पांचों जो मूल कारक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यदि पूछता है एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य के मूल कारक निम्नलिखित हैं। पहला संतुलित आहार, जो व्यक्ति संतुलित आहार लेगा वह पाचन संबंधी और भी अन्य तरह की बीमारियों से जो कि पेट से उत्पन्न होती हैं उनसे बचा रहेगा। व्यक्तिगत साफ सफाई, दांत साफ करना, नाखून काटना, बालों की कटाई, तो ये व्यक्तिगत साफ सफाई है। नियमित व्यायाम, प्रतिदिन सुबह उठकर टहलें, दौड़ें अथवा व्यायाम करें, तो इससे जो है आप फिट रहेंगे। फिर है रोगों के प्रति विशेष जागरूकता। आपको पता होना चाहिए कि यदि हमें सुई लग गई है तो हमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। फोड़े फुंसी निकल रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है। यदि हमें बुखार आ रहा है काफ़ी टाइम से या हमें कफ बन रहा है, जो कुछ है तो आप उसकी जांच कराएं। तो ये जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए, ये एक कारक है आपको स्वस्थ रखने का। ठीक है। टीकाकरण का ज्ञान होना, आपको समय समय पे जो टीकाकरण, इस समय कोविड की महामारी चली रही है कोविड, तो आपको टीकाकरण जो इस समय चल रहा है उसमें आपको टीके लगवाने हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कैडेट्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रोग क्या है। रोग शरीर की वह अवस्था है जिसमें संक्रमण, दोषपूर्ण आहार, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारणों द्वारा शरीर के कार्यों में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। रोग के कारक आनुवांशिक या अथवा रोगाणु हो सकते हैं। कैडेट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। रोग क्या है? रोग वह कंडीशन है या फिर वह अवस्था है जिससे जो है हमारे शरीर के कार्यों में बाधा पहुंचती है। ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, हमारी शारीरिक क्रियाओं में बाधा पहुंचती है। इसमें क्या लिखा है? बस वही लिखा है, रोग शरीर की वह अवस्था जिसमें संक्रमण, यानी कि कहने का मतलब ये है कि रोग हमें कैसे होता है, संक्रमण के द्वारा होगा। हमने दोषपूर्ण आहार अर्थात गंदा भोजन लिया या फिर अधिक मात्रा में ले लिया। आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारणों द्वारा, पर्यावरणीय मतलब जैसे कि कोविड चल रहा है, ठीक है, पर्यावरणीय या फिर प्रदूषण से हो जाए हमको कुछ, या फिर स्किन जो है इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वो। ठीक है। पर्यावरणीय, अनुवांशिक यानी कि जो हमें पैतृक रूप से मिलते हैं। यदि हमारे पिताजी में वो विकार है वो हम में भी आ गया, हमारी माता जी में वो हम में आ गया, तो ये पैतृक हो गए। तो इन कारणों से शरीर के कार्यों में अनियमितता उत्पन्न हो जाए, उ- तो इस कंडीशन को, इस अवस्था को रोग कहते हैं। रोग के कारक अनुवांशिक अथवा रोगाणु हो सकते हैं। उसकी कैडेट्स यहाँ तक समझ में आ गया आपकी? चलिए, अब कैडेट्स हम बात करते हैं रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोग को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला संचारी रोग, दूसरा असंचारी रोग और तीसरा अनुवांशिक रोग। आप समझिए, संचारी रोग को हम संक्रामक रोग या संक्रमण भी कहते हैं। ठीक है, संक्रमण रोग। असंचारी रोग को असंक्रामक रोग, ठीक है, असंक्रमण रोग भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए संचारी, संक्रमण, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, संचारी को ही संक्रमण कहते हैं और वही संक्रामक है। वैसे ही असंचारी को असंक्रमण या असंक्रामक। ओके। अनुवांशिक रोग जो कि मैंने बताया आपको पैतृक से आते हैं। आइए इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे क्वेश्चन है, आइए जानते हैं विस्तार से इनके विषय में। संक्रामक रोग क्या है? विशिष्ट रोगाणु द्वारा उत्पन्न वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति में संचारित या स्थानांतरित होते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। ठीक है। इनके कारण आगे लिख रखा हूँ, पहले आप ऊपर समझिए। विशिष्ट रोगाणु द्वारा, आपके पास सबसे उत्तम उदाहरण कोविड है। आप आराम से कोविड को देखिए
क्या कोविड में आपको दिखाई पड़ता है? वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? हवा के द्वारा। ठीक है, हमको दिखाई नहीं देता बट फैलता है। तो ये है विशिष्ट रोगाणु द्वारा। कोविड का जो रोगाणु है वह विशेष रोगाणु है, उसके द्वारा उत्पन्न वह रोग जो संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से, मतलब कोई संक्रमित है कोविड से, उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से हमारे अंदर यानी कि स्वस्थ व्यक्ति में संचारित अथवा स्थानांतरित, मतलब अपना स्थान चेंज करे, तो ऐसे रोग संचारी रोग कहलाते हैं। इन रोगों के जीवाणु वायु, जल, भोजन, रोग वाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। अर्थात इस रोग के जो वाहक होते हैं यानी कि वह जीवाणु हो, जो कि वायु, जल, भोजन या रोग वाहक कीट जैसे कि मच्छर या मक्खी, इनके या शारीरिक संपर्क द्वारा हाथ मिलाने से या फिर पास में बैठने से तो ऐसे फैलते हैं। कैडेट्स, अगला हम देखते हैं संक्रामक रोग को हम 4 भागों में बांटेंगे, या फिर हम कह सकते हैं संक्रामक रोग, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं संक्रामक रोग, तो संक्रामक रोगों को हम 4 भागों में बांटते हैं। ये 4 भाग निम्नलिखित हैं। संक्रामक रोगों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 4 भाग निम्नलिखित हैं। पहला जीवाणु जनित, दूसरा विषाणु जनित, तीसरा प्रोटोजोआ जनित और चौथा कवकीय रोग। तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं 4 प्रकार के हैं, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं, दूसरे जो विषाणुओं द्वारा होते हैं, तीसरे जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं और चौथे कवकीय। ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। इनका अध्ययन यदि आपने पहली बात तो सभी बच्चों ने हाई स्कूल तक बायो यानी कि जीव विज्ञान पढ़ा है, तो सभी को पता होना चाहिए, सभी कैडेट्स को पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव आपके जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवकीय, कवक जो होती है ये हैं। साथ ही साथ यदि आपने फर्स्ट ईयर इंटर किया है बायो से, तो आपको इसके विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप बायो पढ़े हैं, जीव विज्ञान पढ़े हैं, तो इसके विषय में उसमें अधिक जानकारी मिलती है। फिर भी एक एनसीसी कैडेट्स को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। कुछ संक्रामक रोग निम्न प्रकार हैं। जीवाणु जनित रोगों के विषय में यदि हम बात करें तो तपेदिक, यक्ष्मा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में तपेदिक या फिर यक्ष्मा, इसे इंग्लिश में टीवी, जिसकी फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। ओके, टीवी को ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो आप तपेदिक हो, यक्ष्मा हो, टीवी हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो, उसका अर्थ है कि है टीवी, जो कि एक बीमारी है और अधिकतर लोग इससे ग्रसित रहते हैं। चलिए अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया गले की है। काली खांसी, टेटनेस, हैजा, आपको जो टिटनेस आप जो इंजेक्शन लगवाते हैं वो भी जीवाणु रोधी होता है। ठीक है, हैजा, डायरिया, निमोनिया, टाइफाइड और कोढ़, जो कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ जो बोलते हैं ना, कोढ़ लग गया उसे, कोढ़ी है या जो कुछ है, तो ये सभी जो है जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ओके कैडेट्स, तो टीवी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हैजा, डायरिया, निमोनिया, टाइफाइड, कोढ़, ये सभी जीवाणु द्वारा फैलते हैं। अगला है विषाणु जनित रोग। इसमें आप ये देखिए विषाणु द्वारा क्या क्या फैलता है। खसरा, ओके, गलसुआ, आपके जो गाल नीचे सूज जाते हैं, गलसुआ, चेचक, चिकन पॉक्स, ठीक है, पोलियो, जो कि पोलियो अभी तक ड्रॉप आपने सभी ने पिया होगा, और भारत अब एक पोलियो मुक्त देश है। पोलियो में विकलांगता आ जाती है, शरीर के सभी अंग सही तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, कुछ अंग विकसित नहीं हो पाते हैं, बाकी तो हो जाते हैं। तो ये पोलियो है। ठीक है, ये विषाणु द्वारा होता है। रेबीज, डेंगू, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, अर्थात वो विषाणु आते हैं उसके भी। फिर डेंगू, पीलिया, एड्स, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू तो आमतौर पे आप देखते हैं प्रत्येक साल आ जाता है, और कोविड के साथ आता है तब तो काफ़ी तबाही मचाता है। तो ये जो है विषाणु जनित रोग हैं। आप एक बार इन्हें फिर देख लीजिएगा, इसकी लिंक जो है इस नोट की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और आपको जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट लगे आप उसे नोट करें। यदि आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती है तो आप उसे हटा दें। फिलहाल तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ही इसमें दूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर हम देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। हमने 2 तरह के रोग देख लिए, जीवाणु जनित और विषाणु जनित। प्रोटोजोआ जनित रोग, अब ये देखिए मलेरिया, ठीक है, प्रोटोजोआ का है। अफ्रीका का निद्रा रोग, वहाँ पे जो स्लीप वाला जो होता है, ठीक है, स्लीपिंग वाला, तो वो निद्रा रोग अफ्रीका का। तो ये 2 हैं और भी कई सारे, लेकिन बताना सही नहीं है क्योंकि उनके नाम अजीब हैं, और फिर आपको याद करना लिखना तो इतनी ही सही है आपके लिए,
क्यों फालतू चीज़ें ना याद करें, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप पूछा जाए प्रोटोजोआ जनित तो आप पूछ सकते हैं मलेरिया, अफ्रीका का निद्रा रोग, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ओके, कवकीय रोग। कवक में आप देखिए दांत, खाज, खुजली जिनसे आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते होंगे, यदि होती है तो इसका कारण वही है गंदा पानी, या फिर काफ़ी टाइम तक बिस्तर में नमी हो, ठीक है, या पसीने के कपड़े आप ज़्यादा समय तक पहने रहते हो, तो ये अ, कवक के द्वारा होता है, दांत, खाज, खुजली। तो ये सभी ये जो है कवकीय रोग था। अब हम देख रहे हैं असंचरणीय असंक्रामक रोग। हमने संक्रामक रोगों के विषय में बात कर ली, अब हम देख रहे हैं असंक्रामक रोग। ऐसे रोग, सॉरी यहाँ पे लोग लिख गया, रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ शरीर में स्थानांतरित ना होते हो, उन्हें असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, संक्रामक में आपने देखा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते थे, लेकिन असंक्रामक रोग एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं उसी में रहते हैं। जैसे कैंसर, ओके, सबसे अच्छा आप उदाहरण लीजिए, कैंसर जिसके पास है उसी के पास रहेगा, दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते। दूसरे व्यक्ति में खुद से उत्पन्न हो वो बात अलग है, लेकिन वहाँ से वहाँ तक नहीं जाता है। ओके कैडेट्स, हाँ, जैसे ब्लड कैंसर है वो बात अलग है, वो तो आप खून चढ़ाएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन ना बेसिक कैंसर जो होते हैं, जैसे गांठ की है और किसी चीज़ की, तो वो नहीं जाता है। ठीक है, तो असंक्रामक रोग आप समझ गए। संक्रामक रोगों के नाम देख लीजिए, मधुमेह, कर्क रोग यानी कि वही अर्थात ट्यूमर अर्थात कैंसर आदि। तो ये मधुमेह हो गया, और ये कैंसर वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह, तो ये एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होती है, तो आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है। अनुवांशिक रोग क्या है? अब हम तीसरे रोग पे आते हैं जो कि अनुवांशिक रोग है। मानव के जीन में किसी प्रकार के परिवर्तन द्वारा अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। आप ने जो है ऐसे कई लिखा होगा, जैसे कि पिता में यदि सिर बड़ा है तो बस के बच्चे के में भी सिर बड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आपने उदाहरण देखे होंगे। तो वही है अनुवांशिक, मतलब जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए में जो हमारा जो अनुवांशिक क्या बोलते हैं उसको, वाहक बोलते हैं ना, तो वही है कि जो जीन का जो वाहक है डीएनए, यदि उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसमें यदि रोग उत्पन्न हो तो वह अनुवांशिक रोग होता है। कैडेट्स, आपने कई सारी मूवियाँ ऐसी देखी होंगी जिनमें डीएनए में चेंजेस किए जाते हैं, जैसे जुम्बीस बन जाते हैं या फिर मॉन्स्टर बन जाते हैं, तो ये वही उसी का उदाहरण है। अब हम मानसिक रोग की बात करते हैं, तो इसमें हीमोफीलिया जो है, और वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है कि आपको कलर पहचानने में प्रॉब्लम आती है, तो ये अनुवांशिक रोग है। मलेरिया रोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। कैडेट्स, मैंने इसमें दो क्वेश्चन शामिल किए हैं जिनके विषय में अधिकतर एनसीसी के वीएससी सर्टिफिकेट में लगातार पिछले वर्षों से पूछा जा रहा है। एक मलेरिया और एक एड्स, और मेरा मानना है शायद इस बार कोविड पे भी पूछा जाए, तो कोविड की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है जिसके विषय में आपको जानना चाहिए, जो कि इस समय भी चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। मलेरिया रोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या फिर मलेरिया रोग से बचाव क्या है, और भी कई सारे हैं क्वेश्चन तो बन सकते हैं। चलिए हम इस पर फिलहाल अभी डिस्कस कर रहे हैं। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम एक आपका प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम के दो पोषक होते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा मानव। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है उसके काटने से ही मानव में ये मलेरिया रोग फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले मादा एनाफ्लीज मच्छर में आती है, ठीक है, पुरुष में नहीं, मादा में सिर्फ, और उसके बाद ये मानव में आती है उसके काटने से। मलेरिया के लिए सबसे प्रमाणित औषधि क्विनीन होती है। खाली स्थान में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्विनीन। और ये कहाँ से मिलती है? ये सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। एक पेड़ है जिसका नाम सिनकोना है, उसकी छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला है एड्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब रोग का जो परिचय है वो मैं बता रहा हूँ, इससे बचाव या फिर और जो कुछ है। जैसे मलेरिया का बचाव आपको पता होना चाहिए क्या है। मलेरिया से बचने के लिए, जैसा कि पहले मैंने बोला, पहले मच्छरों को होता है, तो हम मच्छरों से बच जाए, समझा, मलेरिया से बच गए। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरे कपड़े पहनने हैं सुबह शाम के टाइम की, उस समय मच्छर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। आपको मच्छर रोधी लोशन इस्तेमाल करने हैं। मच्छर रोधी जो है अगरबत्तियाँ मच्छरों को भगाने वाली वो लगानी है, ठीक है। आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है। घर के आसपास पानी को नहीं इकट्ठा होने देना है, यानी कि जल निकास की सही व्यवस्था करना है। तो ये 5 पॉइंट आपके बन गए हैं। आप चाहें तो इसमें 1-2 पॉइंट और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं, जिससे कि आप मच्छरों से बच सकें। तो अब हम बात करते हैं
एड्स की। एड्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एड्स जो है वह एक विषाणु जनित रोग है। एड्स का विषाणु HIV कहलाता है। HIV आपने नाम बहुत सुना होगा, और तो वही है, इसका विषाणु जो होता है HIV होता है। ये RNA विषाणु है, मतलब ये RNA जो अपना DNA और RNA दो तरह का होता है। तो DNA तो अलग है, RNA जो होता है वो वाला ही विषाणु है। एड्स का विषाणु सर्वप्रथम बंदरों से मानव में पहुंचा और ये अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया। एड्स एक संक्रामक बीमारी है जो कि निम्न कारणों से होती है। इसके जो कारण हैं वह आप देखिए। एड्स एक संक्रामक बीमारी जो निम्न कारणों से होती है। पहला, संक्रमित रुधिर आदान प्रदान द्वारा, मतलब किसी को एड्स है, उसका खून आपने चढ़वा लिया गलती से या फिर जानबूझ के, तो ऐसे आपको एड्स हो जाएगा। फिर संक्रमित सुइयों के प्रयोग से, अर्थात उसने जो सुई इस्तेमाल की है वही सुई आपके लग जाए तो उससे भी। संक्रमित माता से शिशु को, यदि माता संक्रमित है तो उसके द्वारा शिशु में भी ये पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आपका से यौन संबंध स्थापित करने से या फिर इस्तेमाल की गई वस्तुओं से भी एड्स होता है। एड्स के लक्षण आप जानिए। एड्स के निम्नलिखित लक्षण हैं: फेफड़ों में संक्रमण, लगातार खांसी, छाती में दर्द व दीर्घकालीन ज्वर, शरीर का वजन कम होना, पेट में दर्द, व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन, याददाश्त कमज़ोर होना। तो ये जो है ये एड्स के लक्षण हैं। आपको पता होना चाहिए जब कोई बीमार पड़ता है, खास तौर पे मतलब यदि आप बीमार हैं काफ़ी, तो क्या प्रॉब्लम आती है? फेफड़ों में हल्की सी दर्द सा उठता है, या फिर खांसी आती है, या छाती में दर्द, मतलब तो आपको वही बना करके लिखना है। यदि आपको ये ध्यान ना रहे तो आपको बस सिर्फ ये कल्पना करना है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, एकदम बुखार से लेकर पीड़ित है, आपको सिर्फ उसी के बारे में लिख देना है। सारी बीमारियां इसमें है, देखो खांसी है, ठीक है, और बुखार है, वजन कम हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, याददाश्त कमजोर। अब देखते हैं कि एड्स के परीक्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कोविड के टाइम पे कई सारे टेस्ट और कई सारे टेस्ट किट जो हैं लॉन्च की गई कोविड के परीक्षण के लिए। तो ऐसे में यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि एड्स का परीक्षण किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले एलिसा टेस्ट, लॉकडाउन में आपने इसका नाम सुना होगा। इसके बाद एक मेथड है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, ठीक है। इसके बाद HIV के प्रतिकारकों की पहचान करके, यानी कि HIV के जो प्रतिरोध में, जैसे कि हमारे अंदर इम्यूनिटी रहती है, उसकी पहचान करके, यदि वो कम है इसका मतलब HIV है, ठीक है। इसके बाद PCR या RIP द्वारा HIV के प्रतिकारकों, यानी कि ये विधियाँ दी गई हैं PCR और RIP द्वारा जो है HIV प्रतिकारकों की पहचान करके। फिर एक है CD4 कोशिकाओं की संख्या द्वारा। तो इन सभी के द्वारा जो है HIV के मतलब एड्स HIV के प्रतिकारकों की पहचान की जाती है, और उससे हमें पता चलता है कि जो पीड़ित है वह एड्स से संक्रमित है या नहीं। अब हम बात करते हैं एड्स के उपचार की। तो ये उतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ आप एक दवाई का नाम रखें, जीडोबुडिन। ये एक औषधि है जो कि इसके, यानी कि एक मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल की जाती है एड्स के उपचार में। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम की कार्यविधि में बाधक है, मतलब उसके जो द्विगुणन है, अर्थात जो वो बढ़ती है, जिस स्पीड से संक्रमण बढ़ता है उसको बढ़ने में बाधा पहुंचाती है। इसी के साथ कुछ और भी हैं, जैसे कि एंजाइम की कार्य डाइडेनोसिन, लेमिबुडिन व स्टेबुडिन, ये अन्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्टो निरोधक औषधियाँ हैं। एक क्वेश्चन बनता है जो कि खालिस्तान में 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, या फिर सही गलत में डाल दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये वैसे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कैडेट्स, आपको इतनी जानकारी स्वास्थ्य के विषय में पता होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोविड के ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ, ताकि कोविड के विषय में आपको सारी जानकारी पता हो सके कि कोविड इंडिया में कब आया, कैसे फैला, उससे टेस्ट, ठीक है, और उसमें जो वैक्सीन यूज हो रही हैं वो कहाँ की हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसे नोट करें, इसका रिवीजन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।